दिस इज अभिषेक पाठक। सो आज हम बात करने वाले हैं बाइपोलैरिटी के बारे में। आखिर बाइपोलैरिटी क्या थी, इससे हम क्या समझ सकते हैं और कैसे एक जो वर्ल्ड है वो दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो और इनका अलायंस क्या था, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सोवियत यूनियन आखिर था क्या? सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, जो कि इसकी शुरुआत होती है 1917 से, जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। इसके कौन से लीडर थे इसमें? व्लादिमीर लेनिन थे इसके लीडर। 1917 से 24 तक ये लीडर थे। इन्हीं के अंडर में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। फिर एक सोशलिज्म, एक रिजीम बनाया गया, जिसमें एक इग्लिटेरियन सोसाइटी की महत्वाकांक्षा थी उनकी कि एक इक्वल सोसाइटी हो, जिससे सोशलिज्म एक बेस बनाया गया यूएसएसआर का कि हम सोशलिस्ट कंट्री रहेंगे और जो भी हर चीज़ है, जैसे प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा, सारा चीज़ स्टेट के कंट्रोल में होगा, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, सारा स्टेट कंट्रोल होगा और सारे जो सिटीजन है वो स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे। कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे लैंड हो, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, सारी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी रशियन रिवॉल्यूशन की। देखते हैं हम इसके बाद कि आखिर सोवियत यूनियन एंड यूएस जो थी वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो गए। इधर यूएस का नाटो चल रहा था, नाटो अलायंस, जो कि किसी एक कंट्री पर अटैक सारी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। कम से कम इसमें आज 30 कंट्रीज हैं, अभी भी है। सोवियत का एक वर्सा पैक्ट था जिसमें मिलिट्री अलायंस था ये, जिसमें इस जो भी कंट्रीज थी सोवियत में, वो सारी कंट्रीज इस वर्सा पैक्ट के कारण सोवियत यूनियन से कनेक्ट थी। 15-16 कंट्रीज, ये भी मिलिट्री अलायंस था, जस्ट लाइक नाटो। फिर क्या होगा कि अब देखते हैं कि आखिर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, इसमें काफ़ी सारे इंटरनल ऑप्शंस है, पॉलिटिकल ऑप्शंस भी हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो भी आ जाता है इसमें। तो सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ वो सबसे पहले इसी के कारण हुआ, इंटरनल वीकनेस। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दिखता है सिचुएशन, इंटरनल वीकनेस। इसमें सबसे पहले यूएस जो हो तो वो बढ़ता जा रहा, टेक्नोलॉजी के बेस पे काफ़ी कंट्रीज थी और भी बढ़ती जा रही। लोग इस सोवियत जो सिटीजन थे, क्योंकि सारा स्टेट कंट्रोल था, सिटीजन अपने को स्लेव मानते थे स्टेट के कंट्रोल में, स्लेव। तो इंटरनल वीकनेस आती जा रही थी। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था लोगों का वो बहुत कम होता जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, करप्शन बढ़ता जा रहा था और जो स्टेट जिसने सोशलिस्ट सोसाइटी की कामना की थी, वही स्टेट अब एक ऑथोरिटेटिव होता जा रहा था, ऑटोक्रेटिक स्टेट होता जा रहा था। कुछ भी मर्जी हो, सिटीजन को एक्सप्लॉइट करता था। तो ये इसके डिसइंटीग्रेशन के ये रीजंस हैं कि क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट किया। फिर आखिर एक सबसे मेजर हमें रीज़न बताता हूँ, तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे, 1980 के आसपास बने थे। इन्होंने फिर इन सभी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए रिफॉर्म्स लाया। 1985 में रिफॉर्म्स लाया, लेकिन ये रिफॉर्म्स भी सिटीजन को लगा कि ये हमें और एक्सप्लॉइट करने के लिए है, तो ये रिफॉर्म्स भी ओवर कम नहीं कर पाया ये जो डिसइंटीग्रेशन था। और आखिरकार 1989 में जो जर्मनी को 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवाइड किया गया था, बर्लिन वॉल खींची गई थी। जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया और यहीं से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। सारी कंट्रीज़ अपने को इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और 15 कंट्रीज़ अलग हुई, उसमें से रसिया भी था। तो जो पहले सोवियत यूनियन था उसमें से रशिया को जो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी वो रसिया को मिली और ये सारी कंट्रीज़ 15 अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई। अब देखो हम इसमें देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन के क्या हुए। इसमें सबसे पहला कंसिक्वेंस, मेजर कंसिक्वेंस है वो एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का एंड हो गया, जो वर्ल्ड दो पोलर में डिवाइड था, बाईपोलर से यूनिपोलर बन गया। यूएस एक सोल मेजर पावर बना और यूएसएसआर का दबदबा घटता गया। यूएस हर चीज़ में बढ़ गया, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो। दूसरा जो मेन रीज़न था पावर पॉलिटिक्स, पावर जो थी बाईपोलर था, यूनिपोलर हो गया। ये पावर रिलेशन काफ़ी चेंज हुए, नाटो बना, अब दो चीज़ डिवाइड होने लगी। क्या हुआ कि तीसरा जो मेन इसका वो था एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक, जो सोवियत का दबदबा था वो घट गया, यूएस का बढ़ गया।
फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ इमर्ज होने लगे, जैसे सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ हो गई, इधर चाइना का राइज होने लगा, इंडिया राइज होने लगा, अफ़गानिस्तान में इसका एक यूएसएसआर का एक रीज़न ये भी था, मैंने बताना भूल गया। अफ़गानिस्तान ने 1971 में अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया था अपनी कम्युनिस्ट जो सोशलिस्ट रिजीम थी उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया और उसके रिसोर्सेज भी काफ़ी वहाँ एक्सप्लॉइट हुए, ख़त्म हो गए, जिससे उसके इकोनॉमिक कंडीशन और भी बदतर हो गई, जिससे ये भी एक मेन रीज़न था। फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस ये डिसइंटीग्रेशन के हो गए। थेरेपी होती है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी ये थी कि 1991 के बाद शॉक थेरेपी थी, जो ट्रांजिशन हुआ, जो कंट्रीज थे उनमें से ऑटोक्रेटिक सोशलिज्म था, अब एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट बनना शुरू हुआ। कैपिटलिज्म जिसमें स्टेट का कंट्रोल नहीं रहेगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, कलेक्टिव फार्मिंग बढ़ी, प्राइवेट ऑनरशिप बढ़ी, स्टेट ऑनरशिप घटी, कलेक्टिव फार्मिंग से प्राइवेट फार्मिंग बढ़ी, एफडीआई बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, कंट्रीज़ एक दूसरे को आइडियाज शेयर करने लगी, एफडीआई बढ़ी। फिर 1991 से करेंसी अपनी अपनी बनी, यूएस का डॉलर बढ़ता गया। ये शॉक थेरेपी था। अब देखो कौन इस शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस 1991 के बाद जब डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, यूनियन सोवियत, तो क्या हुआ कि जो स्टेट के कंट्रोल में थी वो प्राइवेट के कंट्रोल में आने लगी। तो जो स्टेट की इंडस्ट्रीज़ थी यूएसएसआर में, उनकी वैल्यूज जो थी अंडर वैल्यूज हो गई इंडस्ट्रीज़, तो वो काफ़ी कम पैसों में बेच दी गई। सारी जो स्टेट की कैपिटल थी वो प्राइवेट में आ गई और उनकी अंडर वैल्यू घटने लगी। जल्दी जल्दी उन्होंने जब डिसइंटीग्रेट हुआ फिर जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रेसिडेंट को, जैसे सेंट्रल एशिया में देखेंगे, पावर बढ़ा दी गई और किसी प्रेसिडेंट की पावर कम कर दी गई, कोई ऑटोक्रेटिक हो गया, कोई कैपिटलिस्ट बन गया। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़े, जैसे आर्मेनिया अज़रबैजान में नागोर्नो कारोबाख एक प्लेस है, ये एक डिस्प्यूट है उनके बीच में। ताजिकिस्तान में सिविल वॉर हुई 2001 में, जो 2010 तक कम से कम चली। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर अब जैसे यूएस का दबदबा था, यूएस मिलिट्री बेसेस बनाना शुरू किए काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, और इराक हो गया, अफ़गानिस्तान को उसने काउंटर करना शुरू किया, वहाँ वॉर हुई इराक अफ़गानिस्तान में। तो ये यूएस का जो यूनिपोलर पूरा दिखता है। इस कंडीशन में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं तो बता रहा हूँ, पर आप पढ़ेंगे भी तो पूरा दिखेगा यूएस की जो यूनिपोलैरिटी की हेजीमनी थी वो बढ़ती गई। फिर लेकिन अब हम देखते हैं इंडिया का इसमें क्या रोल था। इंडिया एंड यूएसएसआर के रिलेशन देखेंगे काफ़ी अच्छे थे, इकोनॉमिक भी काफ़ी अच्छे थे। उसमें जो हमारी स्टेट इंडस्ट्रीज़ थी, काफ़ी पावर प्लांट्स थे, उनमें काफ़ी मदद किया। पॉलिटिकल देखेंगे तो यूएन के में कश्मीर इशू को उसने काउंटर किया, जो चाइना एंड पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था। और 1971 में यूएसएसआर ने हमारी ट्रीटी की थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसमें तो मदद किया ही बांग्लादेश को लिबरेट कराने में। और कल्चरल भी रिलेशन काफ़ी दे जा सकते हैं, जैसे 1970-80 में हमारे जो हिंदी फिल्म्स थी वो यूएसएसआर में काफ़ी फेमस थी। तो ये मिलिट्री भी ठीक था, कल्चरल भी ठीक था। तो इंडिया एंड यूएसएसआर के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। फिर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो 15 कंट्रीज़ बनी, उनमें से भी हमने काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमने अपने रिलेशंस अच्छे किए। जैसे सेंट्रल एशिया पॉलिसी हमारी 5 कंट्रीज़ के साथ, SCO एक ग्रुप है। तो हमारे इंडिपेंडेंट जो कंट्री बने उनके साथ आजकल काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। तो ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी था, यूएस का बढ़ना और यूएसएसआर का घटना। तो ये मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री थी जो मैंने बता दिया आपको। थैंक यू सो मच।